चलिए आगे देखिए। एक्टिव पैसिव तो नो टेंस हो गया आपके। उसके बाद जो नंबर टेंस आता है, नंबर 10 पे कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो इसका एक्टिव का फंक्शन होता है, यानी कि जो टेंस का फंक्शन होता है। अब यहाँ लिखा रहा है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट लिखा रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं, हैज या हैव, ये तो आना ही आना। हैज या हैव में से कोई एक। ये क्या लिखा रहा है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो गया। लेकिन फिर कॉम्बिनेशन को सही करो। हैज और हैव के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। और यहाँ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक वर्ड मिसिंग है, तो वही बी आएगा और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मुझे लगाना पड़ेगा बीन। तो ये जो फंक्शन हो गया हमारा, ये किसका हो गया? एक्टिव का हो गया या टेंस का हो गया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव होता ही नहीं है, इस टेंस का पैसिव नहीं होता। वजह वही है जो मैंने पहले भी समझाई थी आपको। बीन कहाँ पे आता है? पैसिव में। अभी हमने परफेक्ट करे थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो वहाँ हम ये देखते हैं कि क्योंकि अगर हैज, हैव और हैड के बाद कहीं बीन आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है? पैसिव। लेकिन यहाँ बीन कहाँ आ रहा है? एक्टिव में ही आ रहा है। तो बीन में मैं क्या मॉडिफाई कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता मैं मॉडिफाई। वहाँ बीन ही तो आया था, यहाँ बीन एक्टिव में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं है, इसका पैसिव बनता ही नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर एक्टिव का फंक्शन पास्ट है तो हैज और हैव क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हो गया एक्टिव का फंक्शन। पास्ट परफेक्ट बोल रहा है तो हैड और हैड के बाद क्या? थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसका भी पैसिव नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी बीन कहाँ है? एक्टिव के अंदर ही है, पैसिव पॉसिबल ही नहीं कि बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो एक्टिव का फंक्शन है, फ्यूचर आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है। तो फ्यूचर का नाम हम देख सकते हैं क्या आना है? विल या शैल में से कोई एक आएगा। और अभी कुछ दिन पहले की बात, एक दिन पहली बार मैं कहा था विल और शैल के बाद हमेशा क्या आता है? ना तो कभी हैज आता ना कभी हैड आता। तो विल और शैल के बाद क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। हैव क्यों लगाएंगे? क्योंकि परफेक्ट वर्ड है इसलिए लगाएंगे। तो फ्यूचर का मतलब तो हो गया विल और शैल, परफेक्ट का मतलब हो गया हैव, और हैव के बाद फिर वही थर्ड फॉर्म, तो फिर मुझे बीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसका भी पैसिव नहीं हो सकता। बार बार रीजन वही है क्योंकि बीन कहाँ पे है? एक्टिव के अंदर ही है। ठीक है, तो हमारे एक तरह से भी 2-3 पीरियड में पूरे टेंस हो गए हैं 12। किसी का पैसिव नहीं भी था तो दोबारा से मैंने फिर वो एक्टिव का फंक्शन लिख दिया, दोबारा से रिवाइज हो गया आपका। अब कोई पूछे आपसे कि भाई टेंस कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि 12 टेंस होते हैं। एक्टिव कितने होंगे? 12 ही होंगे। लेकिन पैसिव 12 में से कितने हुए? 8। 3 तो ये गायब हो गए। अरे कौन सा था? फ्यूचर कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं होता और इनके 3 के नहीं होते। ठीक है, इसलिए 8 के टेंस जो टेंस है हम 8 के पैसिव बनते हैं। देखो टेंस कितने होते हैं? 12। ये बात समझ में आ गई। अब इनका तो क्योंकि पैसिव ही नहीं बनता तो इनका एग्जाम्पल देना व्यर्थ है, वो तो हो ही नहीं सकता। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अब टेंस से कुछ अलग चीजें हैं। मैंने अभी पहले भी कहा था आपको कि अगर मान लो ये 12 टेंस सीख ले और कॉम्पिटिशन में पैसिव बना दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो रोज मैं कहता हूँ बेसिक चीजें हैं, इससे सारा कॉम्पिटिशन निकल जाए ऐसा संभव है ही नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रूल के अंदर होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रूल से अलग है। उसे आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि भाई सेंटेंस में क्या होना और कैसे होना। तो 2-3 चीज तो अभी बात रह रही है, वो समझा दो पहले। इसमें एक आएगा अब इम्पेरेटिव। ये जो भी हो रहा है टेंस से हटके हो रहा है, टेंस तो हो चुका है खत्म। इम्पेरेटिव
तो कोई आपसे पूछे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस आप कहेंगे कि जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें हम इंपेरेटिव कहते हैं। ठीक, ये आप कहेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कहीं स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस, तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है वहाँ पे कमांड दी जा रही हो सकता है वहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही हो सकता है वहाँ पे एडवाइस किया जा रहा हो सकता है वहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा हो, या कुछ और भी हो सकता है। ठीक, तो अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसे इंपेरेटिव कहते हैं, और इंपेरेटिव का मतलब इनमें से कोई हो सकता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है। तो इसे थोड़ा सा इशारा करके हाँ कर रहा हूँ मैं। इसे अगर हम समझें तो इसे ऐसे समझें, अगर मान लो मैं कहता हूँ आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा। मैंने कहा गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। तो हिंदी से पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, ऑर्डर है ना। लेकिन हिंदी से तो समझना नहीं है। गेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उन्हें इंपेरेटिव कहते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये क्या है, तो आप इसे कह देंगे कि ये इंपेरेटिव है। पहली बात, जब हम किसी को ऑर्डर देंगे तो वहां पे जो ऑर्डर दे रहा है वो मिसिंग होता है, क्योंकि अगर मान लिया सब्जेक्ट शुरू में आ जाए तो वो एक तरह से कमांड नहीं होती। कमांड का मतलब क्या है? इमीडिएट एक्शन, तुरंत कोई एक्शन। और मान लिया आप सब्जेक्ट लगाओगे तो वो एक फॉर्मेलिटी से बनकर रह जाती है, जैसे कोई एक स्टेटमेंट होता है। तो अगर मान लिया फिलो फिलो में किसी को कह दिया मैंने कि भाई कमरे से बाहर निकलो, हिंदी में समझा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी कहूँगा, मैं कहता हूँ कि कमरे से बाहर निकलो, है ना। वो फ्लो है, सडन फीलिंग्स हैं, जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं वो अचानक आउटब्रेक हुई हैं, तो उसके लिए सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए इंपेरेटिव में सब्जेक्ट हमेशा मिसिंग रहेगा, और जब सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट, है ना। क्योंकि कोई सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म से या थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो कहाँ आती है? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आती है। थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? परफेक्ट के अंदर आती है। अगर वे आनी होंगी तो फिर तो सब्जेक्ट भी आएगा। तो अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होना होगा तो ये कंपलसरी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट हो, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए क्या है? वो इंपेरेटिव। एक बार अभी गेट आउट ऑफ द मैंने रूम बोल दिया, अगर मैं मान लिया इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो गेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी जो आउट है और ये जो ऑफ द रूम है, इसका हम क्लासिफाई करेंगे तो ऑफ द रूम को तो मैं वही बोल दूंगा, रिमेनिंग पार्ट बोल दूंगा। अगर मैं इसके फिर पार्ट करूंगा तो रोज करते हैं ऑफ का मतलब क्या है? प्रीपोजिशन। रूम क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और जो दा है क्या? आर्टिकल। कल ही मैंने कहा था कि आर्टिकल तो हमेशा नाउन से पहले ही आता है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि नाउन है तो क्योंकि ये आर्टिकल है तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले ही आता है, जबकि इन तीनों को मिला के क्या बोल दिया जाता है? रिमेनिंग पार्ट बोल दिया जाता है। अभी जो आउट है, आउट को हम एडवर्ब कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एडवर्ब भी आप आगे पढ़ोगे तो उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होता है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो आपको बाहर की डायरेक्शन दिखा रहा है ना, कि बाहर जाओ कमरे से, इसे हम बोल सकते हैं क्या? एडवर्ब। खैर वो आगे की बात है। फिलहाल ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। तो अभी तो मैंने आपको ये समझाया कि इंपेरेटिव क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट क्यों मिसिंग होता है, ठीक। अब अगर मान लिया मुझे इसका पैसिव बनाना है तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला तरीका ये होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मान लिया इसी को मैं बनाऊं तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो अगर आप लेट से बनाओगे तो ज्यादा इंप्रेसिव माना जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर दूसरा तरीका होता है जो आपने पढ़ रखे हैं 9 10 में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसे इस तरह से बोला जाता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा,
क्योंकि मैं रोज बताता हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होता है या तो नाउन होता है। अब आप कहोगे नाउन तो ये भी था, लेकिन ये नाउन तो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ था ना, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट तो नहीं मान सकता। ये तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर ये प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा ना होता तो फिर ये क्या बन जाता, ऑब्जेक्ट बन जाता। तो ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है फिलहाल इसमें। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो मुझे इसे इस रूल से नहीं बनाना चाहिए, तो फिर कैसे बनाएंगे, आप सीधा लिखें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये 4 शब्द लिखने हैं और उसके बाद ये सारा ऐसे का ऐसे निकाल देना है, इसमें कोई चेंज नहीं। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। जिसे उतारना हो साथ साथ उतारते रहो, और जिसे मान लेना उतारना हो बाद में फोटो खींचना हो तो बाद में फोटो खींच लो, जैसे आपकी इच्छा हो, अपना ध्यान रखे करो। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम, तो ये इसका पैसिव बन गया। अब मैं रोज आपको पैसिव की पहचान क्या बताता हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। मैं ये कहता हूँ हमेशा, मैं ये कहता हूँ कि भाई पैसिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म पक्की आके रहेगी, निश्चित रहेगी। तो ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है थर्ड फॉर्म। ये पैसिव इधर नहीं बनता, जैसे ये पहले बन जाता है। तो कोई पूछे ये पैसिव क्यों है, तो आप इसे अंडरलाइन करके दिखा दो उसे, इसलिए पैसिव है। इजाजत क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या है थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसका पैसिव ये बनेगा। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल लिया मैंने, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो फिर वही बात, ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या है इंपेरेटिव है पहली बात। और द डोर क्या है इस बार, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से अटैच नहीं है। तो ये बच्चों हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द डोर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमेशा की तरह डोर क्या हो गया, नाउन, और द क्या हो गया। ठीक, अब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मुझे ये अच्छा लगेगा किससे बनाना, लेट से बनाना। ठीक, तो जब मैं इसे पैसिव बनाऊंगा तो शुरू में लेट तो लिखना ही लिखना है, तो लेट लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर। उसके बाद नोट, नोट है नहीं तो आप भी नहीं लिखोगे, वो तो मैं फंक्शन में डाल देता हूँ, लिख देता हूँ पहले की तरह। नेगेटिव है तो तभी तो नेगेटिव बनेगा, जब नेगेटिव है ही नहीं तो नेगेटिव क्यों बनेगा, तो नोट छोड़ना पड़ेगा मुझे। फिर क्या आएगा, बी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपन। ठीक, ओपन नहीं बोलते है ना, बोलना तो ओपन ही जाएगा। वो समझने वाला खुद समझता है कि वो थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म, तो उसे इतना पता है कि लेट द डोर बी ओपन, तो बी के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो साहब ओपनड ऐसे नहीं बोलते स्पोकन इंग्लिश में, सिर्फ ओपन बोलते। तो लेट द डोर बी ओपन, इसका पैसिव बन गया। फिर पहचान करेंगे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, अभी कई बार बता चुका हूं मैं आपको, इजाजत, वाज वर्ब है ना, हैज, हैव, हैड, बीन, बीइंग, इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या हो गई थर्ड फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो इससे बनेगा या इससे बनेगा। अब वही मैं बात जो कल कह रहा था, कॉम्पिटिशन इंग्लिश में ऑप्शन होते हैं सामने आपके, और फिर जो ऑप्शन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए। फिर भी मैंने कई एग्जाम देखे हैं जिनमें दोनों ही ऑप्शन में आ गए हैं, तो उनको चेंज करेगा। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू बी, यहाँ बी लगा देगा, यू आर ऑर्डर्ड टू बी गेट आउट ऑफ द रूम, तो इसमें बी नहीं आता ही नहीं, इसका मतलब वो क्या हो गया, गलत हो गया। वो कहीं ना कहीं एक वर्ड मिसिंग करेगा या एक आधा वर्ड ऐड कर देगा, क्योंकि आपसे तो ये उम्मीद की जा रही है कि आप उन 4 ऑप्शन में से छांटे जो सही ना हो, जो बेस्ट हो। सही तो हो सकता है 2-2 ऑप्शन हो, 3-3 ऑप्शन हो, तो आपको क्या छांटना है, बेस्ट छांटना। तो मेरे हिसाब से जो इनमें डिफरेंस मैंने बताया, ये बताया कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसे तो आप लेट से बनाया करो, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे आप ऐसा बनाया करो, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखे हैं, एक तो कमांड लिखा है और एक क्या लिखा है, ऑर्डर। हिंदी में इनका मतलब लगभग एक हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इनका मतलब एक नहीं होता। कमांड का मतलब होता है जब कोई अथॉरिटी कमांड दे,
है ना। कोई डिफेंस ऑफिसर है या कोई आर्मी का कोई जनरल है, वो आर्मी को क्या करेगा, कमांड करेगा। ऑर्डर होता है सिविलियंस के लिए, है ना। तो ये इनमें अंतर होता है, उसी तरह हम इसे इस्तेमाल करें। ये दिक्कत है, कोई दिक्कत समझ में आई बात है, प्रॉब्लम में कुछ क्लियर है? आगे चले। तो ये इंपेरेटिव मैंने थोड़ा समझा दिया आपको कि अगर इंपेरेटिव आएगा तो उसका पैसिव इस तरह से बनेगा। उसके बाद बच्चों अब है मॉडल, इसे मॉडल रूल कह देते हैं। सब टेंस से अलग बातें हैं। बीच में जब मैं पढ़ाता रहता हूँ आपको, तो मैंने एक दिन ये भी बताया था कि मॉडल वर्ब क्या होती है, वही कैन, कुड, शुड वगैरह। हालांकि उसका अलग पीरियड होता है ग्रामर में, काफी इंटरेस्टिंग और काफी डीप पॉइंट होता है मॉडल का, कैसे कैसे हम यूज करते हैं कुड को, शुड को या गुड को, वो एक अलग बात हो जाएगी। फिलहाल तो मॉडल रूल है। तो मॉडल वर्ब क्या होती हैं वो आप जानते हैं, मैं लिख देता हूं कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट और ought to। इनमें से कोई भी एक शब्द आ गया किसी सेंटेंस में तो इन्हें मॉडल वर्ब्स कह देते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एक शब्द आएगा तो यही उस सेंटेंस की पहचान बन जाएंगे। कि कोई एक सेंटेंस दे दिया और आपसे कहा गया इसका पैसिव बनाइए, तो इनमें से कोई एक शब्द होगा तभी तो लगेगा क्या, मॉडल रूल। तो पहचान तो यही होगी। अभी हमने डिफरेंस तो करना नहीं है, वो तो अलग पॉइंट चलेगा आपका, अभी तो एक्टिव पैसिव चल रहा है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका जो रूल है या जो फंक्शन है वो है मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका फंक्शन होता है पैसिव बनाने का, ठीक। अब इसका फिर एग्जाम्पल लेते हैं कोई। इसका आप फोटो खींच लीजिए, मैं मिटो रहा हूँ, इधर उतार लिया आपने। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसमें क्या आता हो, मॉडल आता हो। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा कि ही कैन विन द मैच, ही कैन विन द मैच, ठीक। तो ही को आप क्या बोलेंगे बच्चों, सब्जेक्ट बोलेंगे। कैन को बोलेंगे मॉडल वर्ब, मॉडल भी कह देते हैं, मॉडल वर्ब भी कह देते हैं। बाकी तो नाम तो बहुत सारे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं, सब्सिडियरी वर्ब भी कह देते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग छपा रहता है। और विन क्या है, मेन वर्ब, एम भी लिख दिया मैंने। और द मैच क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फिर मैच क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हमें क्या आता है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो दोबारा वो लाइन लिख लेते हैं एक बार, ठीक। तो इसमें तो लाइन की जरूरत पड़ी नहीं इंपेरेटिव में, वही लाइन जो मैं 2 बार लिख चुका हूँ वो दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। क्या थी लाइन वो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पाएंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो 2-3 पीरियड में मैं जानबूझ के इसमें 2-3 बार लिख चुका हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और हमेशा की तरह है कि अगर इंटरोगेटिव है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, और इंटरोगेटिव नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक। तो ये इंटरोगेटिव है ही नहीं तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट से। और अब इसका क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, द मैच, ये ऑब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी, इसके बाद। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसका काम करेगी, मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ इजारा माज वर्ब है नहीं, तो जो मॉडल वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक दिन आपको ये बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो इजारा वगैरह होती है वो स्टैटिक वर्ब भी बन सकती हैं, और जो स्टैटिक वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती हैं। चलिए पहले थोड़ा सा इसे दोबारा समझा देता हूँ, भूल भुलिया ऐसी हो गई होगी। जैसे मैंने कहा कि ही इज ऑनेस्ट,
ही इज ऑनेस्ट। तो ही क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी क्या? प्रोनाउन। और ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप समझते ही हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कोई पूछे कौन सा, तो आप कह दोगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है। अब कोई पूछे आपसे यहाँ इज क्या है, तो आप बोलोगे इसे स्टैटिव वर्ब, स्टैटिव वर्ब। अब जो स्टूडेंट इस बारे में नहीं जानते कि भाई ये स्टैटिव वर्ब यहाँ क्यों हो गया, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तब कहते हैं जब इसके बाद मेन वर्ब, दैट मीन्स वो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टेंस को पहचानने में, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, सपोज जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैंने एक एग्जांपल लिखा है। इसमें आप देख रहे हो कि जो मेन वर्ब है वो क्या है? टीचिंग है। तो इस टीचिंग से मुझे पता चल गया कि ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वो बताएगा मुझे क्या? एम बताएगा। इजरम किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। तो फिर मैं इसे देख के कहूंगा भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस केस में ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टेंस को रिकॉग्नाइज करने में, टेंस की पहचान बनाने में। सीधी सी बात ये है, अगर मेन वर्ब से पहले इजरम वाज वगैरह आ रहे हों तो ना आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए, और अगर उनके बाद मेन वर्ब ना हो तो उन्हें आप स्टैटिव वर्ब बोलिए, क्योंकि यहाँ इसके बाद क्या था? एडजेक्टिव था, कुछ भी था, मेन वर्ब तो नहीं थी। तो यहाँ यही शब्द कहलाएगा स्टैटिव वर्ब। और हो सकता है कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता ही इज वाला, तो इज यहाँ क्या बन जाता? हेल्पिंग वर्ब। ये बात क्लियर हुई? ये कोई दिक्कत है किसी को? ये तो मैंने अलग से बता दिया कि स्टैटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात क्या हो रही है। वापस यहाँ आ जाओ, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा ये आ गया। उसके बाद अब ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले है तो ये मॉडल, लेकिन किसका काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, नहीं करेगा? तो हेल्पिंग वर्ब में जब काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? ऑब्जेक्ट के बाहर। तो ये द मैच है, तो कैन का तो कैन ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल प्लूरल तो होते नहीं, तो जो मॉडल है वही यूज होना। ठीक, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन का पुट हो जाएगा, तो एक्टिव पैसिव में नहीं होते, होते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में। यहाँ चेंज नहीं होते, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट को हमें पास्ट में चेंज करना पड़ता है। यहाँ तो जो है जैसा है ऐसे ही लिखना है। तो ये आगे ऑब्जेक्ट, ये आगे हेल्पिंग वर्ब, नोट इसमें है नहीं। एक्स्ट्रा वर्ड, अब फंक्शन देख लो, वहाँ लिखा था मैंने, ये रहा। ये मॉडल आ चुका है आपको, ये फिर नोट तो आना नहीं है, तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या है इसमें? इसमें भी एक्स्ट्रा वर्ड भी है, तो फिर भी लगाया जाएगा, कैन बी। फिर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, तो यहाँ से शुरू हो ही जाएगा। तो एक्स्ट्रा वर्ड बी ले लिया मैंने फंक्शन को देख के, तो विन की थर्ड फॉर्म गॉन। फिर रिमेनिंग पार्ट कुछ है नहीं इसमें, है ना, छोड़ दीजिए। फिर क्या है? बाइंग। फिर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था? ही का क्या हो जाएगा? हिम। क्यों हो जाएगा? मैंने कल समझाया था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव, तो ही बदल जाता है हिम। तो ये इसका पैसिव बन गया, द मैच कैन बी वॉन बाय हिम। और पहचान हो गई ये हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, इसलिए ये पैसिव। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल जिसमें मॉडल वर्ब आ जाएगी, ये पहचान हो जाएगी, उसका हमें फंक्शन याद रखना है, और उसे इस तरह से हमें पैसिव बना देना। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ये कोई रूल नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, इसे रूल नहीं कह सकते। तो एग्जाम्पल ऐसा ही आता है, तो मैं सीधा एग्जाम्पल ही लिख के दिखा रहा हूँ आपको कैसे आता है। इसकी स्टार्टिंग होती है इट से, तो लिखेंगे इट इज टाइम टू ओपन द शो। मैंने अभी क्या कहा? मैंने अभी कहा कि ये कोई रूल नहीं है, ये सीधा क्या है? एग्जाम्पल है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, उनमें से एक ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आता है। तो इट इज टाइम टू ओपन द शो, इसकी स्टार्टिंग इससे ही होगी, इट इज, ये शब्द तो होने ही होने निश्चित, भाई यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट। मतलब मैं कहूँ कि भाई अब ये पढ़ाने का समय हो चुका है, तो मैं क्या कहूँगा? इट इज टाइम टू स्टडी द बुक, जैसे बोल तो ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेंगे ना, इट इज टाइम। तो ये इसकी पहचान है।
तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या चेंज करना हो देख लीजिए। इट इज टाइम आप ऐसे लिखेंगे, इट इज टाइम, यहाँ पे ऐसे लिखना है। उसके बाद ये बाद में नाउन दे रखा है द शो, इसे लिखना है और इससे पहले आपको 4 लगाना, FOR 4। तो इट इज टाइम फॉर द शो, यहां तक हो गया। अब ये क्या बचा हुआ है, टू ओपन, टू ओपन। आपने मेरे मुंह से सुना होगा कभी कि मैं कह देता हूं कि टू के बाद मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद मोस्टली क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इन्फिनेटिव। इन शब्दों को याद रखें कि अगर मैं इन्फिनेटिव बोल रहा हूं या आप कहीं इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे ग्रामर में इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो अब मुझे इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बस वही टू बी आ जाएगा और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, ये इसका पैसिव है। इट इज टाइम फॉर द शो टू बी ओपन। तो जब कभी भी ये सेंटेंस आ जाए एग्जाम में या कहीं भी, तो आप उसे इस तरह से पैसिव बना देंगे। कोई इसकी पहचान नहीं है, कोई इसका रूल नहीं है, कोई इसका फंक्शन नहीं है, सीधा बस एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया। इस समय एक चीज सीखने को और भी मिलती है। इस समय ये पता चलता है कि जहां इन्फिनेटिव आ जाएगा वो हमेशा एक्टिव होगा। और जब उसे पैसिव बनाएंगे तो टू के बाद क्या आ जाएगा, बी, और बी के बाद तो आती ही क्या है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम्पल हो, जब इन्फिनेटिव का पैसिव बनेगा तो इस तरह से ही बनेगा। क्लियर है बात, उतारते रहो साथ साथ। तो अभी जो कुछ रूल्स थे, कुछ फंक्शंस थे, मैंने सब करा दिया आपको, है ना। मैं फिर भी मैं अपनी एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली तो आपके जो एक्टिव पैसिव हैं वो इससे हो जाएंगे, लेकिन सभी नहीं होंगे। जब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आएंगे तो उन्हें डिफरेंट वे में ही समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। और एग्जाम में उन्हीं की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है आने की, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हर एक स्टूडेंट 7वीं 8वीं 9वीं स्टैंडर्ड से पढ़ता हुआ आ रहा है। वो एक अलग बात है किसी को पता हो या ना पता हो, तो इनसे उम्मीद कमी होती है कि किसी एग्जाम में आए। हालांकि आ सकते हैं, लेकिन एक अच्छे एग्जाम में कमी उम्मीद होती है। ठीक, अब सीधा हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए और समझिए। अभी हमने 2-3 पीरियड में सारे फंक्शन ही देखे हैं, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, कम सून, कम सून। भाई ये कह दिया है और आपसे कहा गया है क्या, कि इसका क्या बनाना है, पैसिव। ठीक, वहां तो आएगा नहीं, वहां नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तो हम क्योंकि एक्टिव पैसिव कर रहे हैं तो पता चल रहा है। वहां तो बस क्या देगा, ये लिख के देगा और नीचे 4 ऑप्शन देगा। अपना आप छांट लो, अपना आप देख लो कि क्या करना है और कैसे करना है। वहां नहीं आता कि भाई एक्टिव ढूंढो या पैसिव ढूंढो। लिख दे तो अच्छी बात है, बाकी लगता नहीं लिख दे। अब जितना मैं पढ़ाया है ये रूल लग रहा है हमारा, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है। ठीक, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो किससे बनाऊं, लेट वाले से ना बनाऊं, प्रेफरेंस दूं दूसरे वाले को। ठीक, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कम सून, जल्दी आ जाओ। तो हो सकता है किसी को आदेश दिया जा रहा हो सकता है किसी को सलाह दी जा रही है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक चीज है, अगर आप इसे हिंदी से सोचेंगे तो सब चीज वही लगेंगी, आदेश मान लो या एडवाइस मान लो। लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि आदेश हर किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन एडवाइस मोस्टली हर किसी को दी जा सकती है। यहाँ ना तो ये पता कि कह कौन रहा है, ना यहाँ ये पता कि कहा किससे जा रहा है। तो ऑर्डर से थोड़ा परहेज करो, मतलब ऑर्डर मत लिखो, क्या लिखो, एडवाइस लिखो। मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना अगर नंबर प्लेस करने हैं, क्योंकि एक ऑप्शन में आएगा यू आर ऑर्डर टू कम सून और दूसरे में आएगा यू आर
एडवाइज टू कम सून। अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो वहां आपका नंबर जाना ही जाना है, निश्चित जाना है, क्योंकि आंसर दोनों ही है। उसमें सब आपको क्या चाहना है, बेस्ट ढूंढना है, जहां पर निशान लगाना है। तो मैंने अभी कुछ कहा, उसे ध्यान में रखते हुए इसे क्या लगाएंगे हम, एडवाइज लगाएंगे। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे ये बनेगा यू आर एडवाइज टू, हाँ तो लिख लेते हैं, ऐसे कोई चेंज नहीं करते, इस ऐसे ऐसे कर जाएगा, यू आर एडवाइज टू कम सून। और ये इसका पैसिव बन गया, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है थर्ड फॉर्म, और ये जो कॉम्बिनेशन है क्या है, इन्फिनिटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे ग्रामर में क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव उसे कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाई हैव यू broken the mirror? Why have you broken the mirror? अब यहाँ पे आपको बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार घर पे जाकर रिवाइज करो। यहाँ भी इतना समय नहीं है कि भाई मैं सब लिस्ट बना लूँ, कौन सा टेंस है क्या है, आपको तुरंत एकदम याद आना चाहिए कि आपने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, कौन सा टेंस है। तो हैव के बाद क्या आ रही है, परफॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट। और परफेक्ट कोई भी हो उसमें क्या आता है, बीन आता है, जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड होता है वो क्या होता है, बीन। इतना याद रखें कि भाई परफेक्ट में बीन आता है। अब ये लाइन में लिखी रखी है, इसी से बना दीजिए। ये इंटरोगेटिव है, बिल्कुल है, इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मार्किंग हो गई हमारी, पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गई। पहले से क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड चाहिए। क्वेश्चन वर्ड तो आप ऐसे लिखें, वाई। उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले ऐसे ना लिखें, पहले क्या लिखें, ऑब्जेक्ट को लिखें, क्योंकि इसे हमें देखना होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से एक बार आएगी कि नहीं आती। तो पहले ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, द मिरर, इसकी जगह छोड़ दो, ये क्या आ गया, द मिरर आ गया। और मिरर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो हैज आएगा या हैज आएगा। अब यहाँ है ऐसे, ठीक। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक आ गए। नोट है नहीं, छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा वर्ड क्या आता है, बीन आता है, तो वाई हैज द मिरर बीन, फिर थर्ड फॉर्म यही आ जाएगी, ब्रोकन। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है नहीं कुछ, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू का क्या होता है, यू ही होता है। कल भी बताया था कि सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ये इसका पैसिव बन गया, व्हाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, है ना। और फिर वही बात, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर इस रूल की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसी हिसाब से डाल ले सकते हो सेंटेंस को। आपको ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना, ठीक, तुरंत ही पहचान हो जाएगी। फिलहाल बाय द वे इसका पैसिव बनेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही ब्रेक, व्हाट डिड ही ब्रेक, ये दे रखा है, इसका पैसिव आया, इसका पैसिव बनाइए। व्हाट डिड ही ब्रेक, ये तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि जो डिड आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, या कह सकते हैं डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। फिर शुरू हो जाओ, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, अलग से जरूरत तो पड़ेगी नहीं कुछ। ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, मेन वर्ब। ये दे रखा है बस, ठीक। फिर पैसिव बनाइए, पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट ऐसे लिखिएगा। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक। अब मुझे पास्ट इंडेफिनिट का फंक्शन याद आना चाहिए, तो वहां क्या आता था, वाज या वर्ब में से कोई एक, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी आनी। अब अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिखता तो मैं ऑब्जेक्ट को देखता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से मैं यहाँ लिखता है या तो वाज या वर्ब। लेकिन प्रॉब्लम भी हो गई कि यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है,
और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमें कॉमन सेंस से चलना है। कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई पहली बात क्या होगी, सिंगुलर, प्लूरल तो बाद में होती है। तो कहीं अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हमेशा सिंगुलर बनाओ, कहीं अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हमेशा सिंगुलर बनाओ। और जब सिंगुलर बनाओगे तो क्या लिखूं, वाई लिखूं। कहाँ तक आ गया मैं, ये हो गया, ये हो गया। ऑब्जेक्ट है नहीं, नॉट छोड़ना पड़ेगा, एक्स का इसमें कोई होता नहीं, ठीक, ये भी छोड़ना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, व्हाट वाज ब्रोकन, रिमेनिंग पार्ट कुछ है नहीं, फिर बाई और ही का हिम हो जाएगा और बाद में आ जाएगा क्वेश्चन। तो व्हाट वाज ब्रोकन बाई हिम, ये इसका पैसिव है। आप फील कर रहे होगे कि कितना सब कुछ आसान होता है ना। ध्यान रखना है कि सीक्वेंस नहीं बिगड़ने देंगे। और जो रटन विद्या से चलोगे, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो बस वो कुछ नहीं हो सकता। वो इंग्लिश में नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश में तो ऐसे भारतीय होते हैं पहले से ही। अब थोड़ा सा और भी ऐसे काम चल रहा है, चलता रहेगा, फिर वो कहीं ना कहीं धोखा दे ही जाएगा आपको। नेक्स्ट है, Who has deceived you? Who has deceived you? ये सेंटेंस दे रखा है, ठीक। तो who क्या है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड, हैज क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, डिसीव्ड क्या होती है, मेन वर्ब, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बात हो गई। डिसीव की हम बात कर लिए जब हम वर्ड पावर कर रहे थे शायद 2 दिन पहले। एक वर्ड आया था डिसेप्शन, आपके वैसे में आया था शायद डिसेप्शन। तो मैंने कहा था डिसी माने क्या होता है, धोखा देना, है ना। तो ये वही वर्ब है। तो जब कभी हु आ जाता है तो हु को तो हम लिखते हैं बाई हूं, बाई हूं, ये हमेशा याद रखें। हु हमेशा चेंज हो जाएगा बाई हूं में, पूरे एक्टिव पैसिव में जहां आ जाए बाई हूं लिख देंगे, ठीक। अब फिर हो जाइए स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन वर्ड है आ चुका है आपका, पूरा पूरा बना जाएगा क्या, बाई हूं। और क्या लिखें, ऑब्जेक्ट लिखें। ऑब्जेक्ट हैज बा यू, तो यू तो यू ही रहेगा। अभी ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने, सब्जेक्ट बनाया। यहाँ ऑब्जेक्ट में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं कंपेरिजन करता हूँ पैसिव बनाते वक्त। हालांकि जब ये सेंटेंस बनेगा तो शुरू में तो सब्जेक्ट ही होगा और बाद में क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जिस सेंटेंस का पैसिव बनाना है उसका ऑब्जेक्ट लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सेंटेंस बन जाएगा तब तो वो सेंटेंस सब्जेक्ट का ही काम करेगा ना। समझ रहे मेरी बात? जैसे इस सेंटेंस में क्या था, ऑब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट माना जाएगा ना, द मिरर। तो मैं पोजीशन लिख के दिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ लिखो, कंफ्यूज नहीं होना। तो बाय होम हो गया, यू हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट था ये भी। तो हैज या है में से कोई एक आना है। यू क्या होता है, प्लूरल। आई वी यू दे प्लूरल बता रखे हैं चारों शब्द। तो क्या लिखूं यहाँ, हैव, ये आ गया। फिर काउंट करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नोट है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड आएगा क्या, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसीव्ड। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट कुछ है नहीं। फिर बाई, बाई आ नहीं सकता, बाई पहले आ चुका है और सब्जेक्ट इसमें होता नहीं। हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, तभी तो हु है वहां पे कि हु हैज डिसीव्ड यू, कि तुम्हें किसने धोखा दिया है। तो ना तो बाई आने का ना सब्जेक्ट आने का, बस यहीं लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो बाय whom हैव यू बीन डिसीव्ड, ये बन गया है पैसिव और ये है हेल्पिंग वर्ब, इसे कह लो या इसे कह लो, और ये क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। इसे कहना पड़ेगा, ये तो बाद में आ रही है। हेल्पिंग वर्ब ये है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है। या अगर इसे भी कहना चाहते इसे भी कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब ये माननी पड़ेगी, फिर ये क्या माननी पड़ेगी, थर्ड, जो पैसिव की पहचान। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बस इंग्लिश का समय पूरा हुआ। अभी एक दो पीरियड में जो है आपके डिफरेंट तरीके के मैं एग्जाम भी कराऊंगा। अभी तो मैं 3-4 कराए हैं आपको जो बेसिक है बिल्कुल, फिर कल को और नए आएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनका बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक।